नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। देश में रोजगार के अवसर बढ़ने और युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो रोजगार योजना के तहत लगभग देखिए 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी रखेंगे। सरकार का मानना है कि ये योजना रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को खास तौर पर युवाओं और आपको पता है सभी दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार पैदा करना है, युवाओं को औपचारिक कार्यबल से जोड़ना और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। सरकार का दावा है कि योजना लागू होने के अब तक देखिए लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत नए कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे नौकरी की शुरुआत करने वाले युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और अन्य देखिए उन्हें कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता प्राप्त होगी। सरकार का मानना है कि ये कदम युवाओं को औपचारिक रोजगार की ओर आकर्षित करेगा। दूसरी ओर योजना में नियोक्ताओं में पूरी तरह से प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा। यदि कोई कंपनी या संस्थान नए कर्मचारियों की भर्ती करता है तो उसे प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति माह तक की सहायता मिल सकती है। इससे उद्योगों और पूरी तरह से व्यवसायों को आर्थिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से पूरी तरह से विनिमय क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा क्योंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता है। आपको बताएं कि देखिए आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज सभी रोजगार मिलेगा। मिशन रोजगार का देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है मिशन रोजगार। ऐसे में देखिए राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से देखें तो योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार लंबे समय से रोजगार और कौशल विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती रही है। विपक्ष जहां बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा है, वहीं सरकार इस योजना को रोजगार बढ़ाने और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ऐसे में देखिए ये योजना रोजगार के मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी केंद्र पर पूरी तरह से बन रही है। योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई थी। लगभग 99,446 करोड़ रुपए के बजट वाली इन महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना है। इसमें करीब 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होने की उम्मीद है जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे। ये आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार रोजगार सृजन को आर्थिक विकास की मुख्य दूरी के रूप में देख रही है। कुल मिलाकर देखिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केवल आर्थिक सहायता कार्यक्रम नहीं बल्कि ये युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य से जोड़ने की एक व्यापक पहल है। यदि योजना पहले निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहती है तो ये देश की रोजगार व्यवस्था और आर्थिक विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरी तरह से नए पहल अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत, रोजगार बढ़ने की दिशा में अब आगे पूरी तरह से भारत बढ़ता नजर आ रहा है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए ये चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीति को नए दिशा दे दी है। आपको बताएं नए संकेत के साथ देखिए चुनाव प्रक्रिया पूरे होने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं। मिजोरम की एक सीट क्षेत्रीय दल जोराम पूरी देखिए जीपीएम के खाते में गई है। सबसे ज्यादा चर्चा झारखंड के नतीजों की हो रही है जहां क्रॉस वोटिंग ने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प रहा। एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मेघनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रमण झा और भाजपा संबंधित निर्दलीय उम्मीदवार एवं औद्योगिकपति पूरी तरह से मुकाबले में कड़े रहे।
साथ ही चुनाव परिणाम आने के बाद मेघनाथ राम और परिणन राधवानी विजयन घोषित किए गए। साथ ही उनके विजय होने के साथ साथ देखिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत पूरी तरह से देखिए आपको बताएं कि झारखंड की राजनीति अब पूरी तरह से क्रॉस वोटिंग के बाद सामने आई है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्थिति जो है पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए मतदान के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने परिणाम बदल दिए हैं। नादवानी को एनडीए के विधायकों के अलावा कुछ अतिरिक्त वोट भी मिले हैं, जिसकी उनकी जीत का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके सहयोगी दलों ने पूरी तरह साथ नहीं दिया। पार्टी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को और वामपंथी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगाया है। इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष लगातार अपनी मजबूती का दावा करता रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में सामने आए नतीजे बताते हैं कि कई राज्यों में सहयोग दलों के बीच तालमेल अभी भी चुनौती बना हुआ है। झारखंड का परिणाम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा और एनडीए के लिए ये नतीजा राजनीतिक रूप से उत्सव बड़ा माना जा रहा है। गठबंधन को उम्मीद से अधिक सीट मिली है, जिससे राज्यसभा में उसी स्थिति और मजबूत हो जाती है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पूरी तरह से देखिए दिखाती है कि पार्टी केवल अपने संख्या बल पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और सहयोगी समर्थन के आधार पर भी प्रभावी प्रदर्शन कर रही है। मिजोरम में भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली। जीपीएम ने जीत दर्ज की है। नतीजा बताता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अभी भी मजबूत बना हुआ है और राष्ट्रीय दलों के लिए वहां राजनीतिक चुनौती मौजूद है। राज्यसभा चुनाव के दौरान 26 में से 23 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। केवल झारखंड और मिजोरम की सीटों पर मतदान की जरूरत पड़ी है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच पहले से सहमति बन चुकी थी, लेकिन जहां मुकाबला हुआ वहां परिणामों में कई राजनीतिक संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के लिए सकारात्मक और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के लिए चिंतन का विषय बनकर उभरे हैं। खासकर झारखंड में हुई क्रॉस वोटिंग ने ये संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन को अपनी अतिरिक्त एकता और राजनीतिक पूरी तरह से फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर उनसे चूक कहां हुई है, कांग्रेस से कहां चूक हुई है। कांग्रेस को एक बार जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बार अपने जन्मदिन पर एक अलग अंदाज मना रहे हैं। आपको बताएं कि वर्षों से चली आ रही विदेश में जन्मदिन मनाने की परंपरा को तोड़ते हुए राहुल गांधी इस बार भारत में ही रहेंगे और दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के साथ और उनके बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे केवल एक निजी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली से 24 अकबर रोड के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। यहाँ वह पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो समर्थक है उनसे मुलाकात करेंगे तथा जन्मदिन का केक कटाएंगे। कांग्रेस संगठन ने इस अवसर को विशेष बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों की तैयारी भी की है। पार्टी की ओर से विभिन्न राज्यों और शहरों में महारोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं और रोजगार के मुद्दों को पुख्ता से उठाना है। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन को देखते हुए साल 2004 से अब तक अधिकांश जन्मदिन उन्होंने विदेश में बनाए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले 2 दशकों में केवल 2 बार ही अपने जन्मदिन के मौके पर भारत में रहे हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली में जन्मदिन मनाने का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और इस बार भी उनका फोकस युवाओं, रोजगार और संगठन को मजबूत करना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि राहुल गांधी का ये कदम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की कोशिश है और उनके रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में वर्षों में राहुल गांधी ने लगातार जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों पर जोर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे अभियानों के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और बढ़ी है। ऐसे में जन्मदिन के मौके पर
कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहना पार्टी को एकजुट करने का संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस अवसर को केवल उत्सव तक सीमित नहीं रखा है। पार्टी देश भर में रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लंबे समय से केंद्र सरकार पर रोजगार के अवसरों को लेकर सवाल उठाती रही है। ऐसे में राहुल गांधी के जन्मदिन को रोजगार और युवाओं से जोड़ना एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस के बीच रोजगार, युवाओं और आर्थिक मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस चल रही है। ऐसे माहौल में कांग्रेस अपने प्रमुख नेता के जन्मदिन को जनहित और सामाजिक सरकारों से जोड़कर एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रही है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय होने का अवसर मिलेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर राहुल गांधी का इस बार दिल्ली में जन्मदिन बनाना केवल एक निजी आयोजन नहीं है, ये कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बढ़ाने और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को पुख्ता से उठाने का अवसर भी है। राजनीतिक दृष्टि से ये कदम आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति और जनसंपर्क अभियान का संकेत माना जा रहा है। राहुल गांधी का जन्मदिन इस बार दिल्ली में बन रहा है। दिल्ली में जन्मदिन जो बन रहा है बड़ा खास माना जा रहा है। विदेश नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच अब की बार राहुल गांधी अपना जन्मदिन बनाएंगे। देखिए, जब से वो अपना जन्मदिन मनाने में चले हैं, अब देखिए आपको बताएं कि 1 या 2 बार ही उन्होंने भारत में अपना जन्मदिन बनाया है। अधिकांश वो विदेश में जाकर बनाते हैं। तो ऐसे में उनका जो जन्मदिन है वो बड़ा खास माना जा रहा है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। तो ऐसे में देखिए, अपने निजी फेस्टिवल के साथ साथ देखिए आपको बताएं कि वो उनका जन्मदिन तो है ही, उसके तौर पर तो वो सबसे मिलेंगे ही, खुशियां बांटेंगे। लेकिन आपको बताएं कि देखिए, चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में चुनाव के माध्यम से देखें तो ये जो जन्मदिन है और सबसे जो मुलाकात है, बड़ा कुछ कहानी कहती है। बहरहाल, मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।